हेलो दोस्तों। तो आज हम आप लोगों के पास बिहार जीके का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं और 2 दिन में हम पूरा बिहार का हिस्ट्री ख़त्म कर देंगे और सारा सेट बना के डाल देंगे। हम एक एक सेट करके डाल देंगे। छोटा से छोटा वीडियो रहेगा, देखने में भी आप लोग को अच्छा रहेगा। फटाफट बस रिवीजन की तरह, बस टू द पॉइंट क्वेश्चन बस टिक करते हुए चले जाना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि बिहार के किस भाग में सर्वप्रथम पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए थे। तो सर्वप्रथम कहाँ से पुरापाषाण कालीन औजार प्राप्त हुआ था? ये दक्षिणी भाग से मिला था, बिहार के दक्षिणी भाग से, नीचे की तरफ से। अब है कि बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन सा है? तो ये सभी जानते हैं, यह है अथर्ववेद। सबसे पहले अथर्ववेद में ही बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया? तो बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? तो ये आप लोग को पता ही होगा, ये बनाया गया था गिरिब्रज में। मगध साम्राज्य बिंबिसार बनाया था गिरिब्रज में। और पाटलिपुत्र किसने बनाया था? ये उदयन बनाया था। मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था? मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था? तो ये कितना था? ये था 6 समितियों का सहयोग प्राप्त था। अब है अगला क्वेश्चन हमारा 5वां है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तृतीय कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र में। प्रथम कहाँ किया गया था? प्रथम किया गया था राजगीर में। द्वितीय कहाँ किया गया था? वैशाली में। तृतीय कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र में। और चौथा कहाँ किया गया था? कश्मीर के कुंडल वन में। कश्मीर के कुंडल वन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? ये बिहार शरीफ में स्थित है। शरफुद्दीन याहिया मनेरी का दरगाह कहाँ स्थित है? तो बिहार शरीफ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तुगलक काल के टाइम में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। अगला क्वेश्चन है कि मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी शिमरावगढ़। कहाँ थी? शिमरावगढ़। अगला क्वेश्चन है हमारा, आगे देखते हैं। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था, तो कौन था ये? सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था, ये था दरिया खां नुहानी। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था, ये था दरिया खां नुहानी। खिलजी वंश के समय में कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त किए गए थे? तो ये भोजपुर से मिला था। खिलजी वंश के समय में कुछ सिक्का कहाँ से मिला था? भोजपुर से मिला था। अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक जो है वो कहाँ? बिहार में हुआ है। तो कौन था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ? तो ये हम लोग जानते हैं, फर्रुखसियर का जो राज्याभिषेक है वो बिहार में हुआ था। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो ये था इल्तुतमिश। देखिए हम बस क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चले जाएंगे, क्योंकि अब हम लोगों के पास समय नहीं है। तो बस टू द पॉइंट क्वेश्चन पढ़ते हुए चले जाना है, बस रिवीजन मोड में। तो बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? ये था इल्तुतमिश। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? तो मुंगेर को कौन बनाया था? मीर कासिम बनाया था। कहाँ से? मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था। ढाका से मुर्शिदाबाद, और मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया कौन? मीर कासिम। तो बंगाल का 3 राजधानी बना था, याद रखना है, ढाका, मुर्शिदाबाद और मुंगेर। बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा है? तो कौन सा नेता था? ये था सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा है? तो सच्चिदानंद सिन्हा। अब है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो ये कौन थे? ये थे श्री कृष्ण सिंह। बिहार में जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। और दूसरे थे अनुग्रह नारायण सिंह, ये सेकेंड थे। और भारत में यदि पूछा जाएगा भारत में अगर पूछा जाएगा तो भारत में प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो भारत में जो है, भारत में ये प्रथम सत्याग्रही थे कौन? विनोबा भावे। विनोबा भावे। और दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे कौन थे? ये थे ब्रह्मदत्त। तीसरे कौन थे? ब्रह्मदत्त थे, ब्रह्मदत्त, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? ये सभी को पता होगा, इसमें बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। 11 अगस्त 1942। 11 अगस्त 1942, जिसमें 7 छात्र शहीद हुए थे।
अब है अगला क्वेश्चन कि बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व करता कौन थे? तो ये तो कुंवर सिंह थे, बाबू कुंवर सिंह, यही 1857 के विद्रोह के नेतृत्व करता थे। अगला क्वेश्चन है बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो बिहार में कौन सा जिला था जो प्रभावित हुआ था नोनिया विद्रोह के दौरान? तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा जिला प्रभावित हुआ था। तो सारण हुआ था, वैशाली हुआ था और पूर्णिया हुआ था, चंपारण नहीं हुआ था। यानी 1, 2, 4 इसका आंसर सी हो जाएगा। बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ? सारण, वैशाली, पूर्णिया। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? नशाबंदी, तो नशाबंदी में कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो देखिए नशाबंदी जो आंदोलन हुआ था ना, उसमें पटना भी हुआ था, शाहाबाद भी हुआ था, गया भी हुआ था। यानी इसका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, एक से ज़्यादा। आगे है बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। किसान आंदोलन प्रसारित करने में किसका नाम आता है? तो स्वामी सहजानंद का नाम तो आता ही है। कार्यानंद शर्मा भी किसान नेता ही थे, राहुल सांकृत्यायन भी किसान नेता ही थे। ये सब के सब किसान आंदोलन के नेता थे, महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। तो इसका भी ई हो जाएगा। अब है बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 27 नवंबर 1921 को। बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना हुआ था 27 नवंबर 1921 को। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। तो ये कौन सा था? ये था पटना और भागलपुर। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो पटना, भागलपुर। बिहार पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन था? तो ये था पुर्तगाली। भारत में भी सबसे पहले पुर्तगाली ही आया था और बिहार में भी सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आया था। तो भारत में हम लोग एक बार क्रम देख लेते हैं। तो सबसे पहले पुर्तगाली आया था, उसके बाद कौन आया था? डच आया था, फिर अंग्रेज आया था, फिर डेन आया था, फिर फ्रांसीसी आया था। तो इसको याद रख लेना है, PDEDF करके याद रख लीजिएगा। और जब व्यापार करने की बात आएगी तो पुर्तगाली, फिर हो जाएगा अंग्रेज, उसके बाद हो जाएगा डच, उसके बाद डेन फ्रांसीसी सब। तो ये भी याद रखना है। आने का क्रम अलग है और कंपनी खोलने का क्रम जो है वो अलग है। अब अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? मजहरूल हक। बिहार में कौन थे? मजहरूल हक थे। ऐसे होम रूल आंदोलन में कौन कौन? एनी बेसेंट और तिलक जी का नाम आता है। देशेर कथा यानी देश की बात, देशेर कथा के लेखक कौन है? तो देशेर कथा के लेखक है सखाराम गणेश देवस्कर। देशेर कथा के लेखक कौन है? तो सखाराम गणेश देवस्कर। आगे है बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? तो बिहार प्रांत का गठन 22 मार्च 1912 को किया गया था। कब किया गया था? 22 मार्च 1912 को किया गया था। ये क्वेश्चन तो आना ही तय है, एक क्वेश्चन रहता ही है इसमें से। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री का जो नियुक्ति किया जाता है ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164। राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो वास्तविक प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है हमारा बिहार। पंचायती राज में 50% आरक्षण दिया है महिलाओं को। अगला क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? अनारक्षित, बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? ये है 203। अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 203। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? स्वतंत्रता के पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? तो ये कराया गया था 1952 ईस्वी में। कब कराया गया था? 1952 में। आगे है कि बिहार के किस जिला में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिला में स्थित है? ये पश्चिम चंपारण में है। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। हम लोग जानते हैं कि 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल पे रिटायर होते हैं, तो 6 वर्ष का होता है विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल। अब है कि आपातकाल के समय किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि
कब तक बढ़ाई जा सकती है? आपातकाल अगर है तो कब तक बढ़ाया जाएगा? तो 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो ये लगा था 1968 से 69 में। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 1968 से 69 में। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः क्या है? तो 2011 का जनगणना हम लोग को अच्छे से याद करना पड़ेगा। तो 88.7% ग्रामीण है और शहरी कितना है? 11.3%। यानी ग्रामीण देख लीजिए कितना है और शहरी कितना है। तो ग्रामीण हो जाएगा 88.7% और शहरी हो जाएगा 11.3%। आगे है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पे है। पहले तथा दूसरे स्थान पे कौन सा राज्य है? बताइए कौन सा राज्य है? तो ये पहला हो गया उत्तर प्रदेश और दूसरा हो गया महाराष्ट्र और तीसरा हो गया हमारा बिहार। आगे है कि बिहार का दूरदर्शन केंद्र, बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये मुजफ्फरपुर में किया गया था। आगे है कि बिहार की प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा सारण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1904 में की गई थी। प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा का स्थापना किस वर्ष किया गया? 1904 में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए कौन नहीं करता है? पश्चिम चंपारण करता है, मधुबनी भी करता है, अररिया भी करता है, पर शिवहर जो है ये बीच में छोटा सा है, ये नहीं करता है। बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाया जाता है? तो धारवाड़ चट्टान बिहार के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं दक्षिण पूर्व में। धारवाड़ चट्टान किधर पाए जाते हैं? दक्षिण पूर्व में। अब है कि गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछारी मिट्टी को किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो पुरानी को जानते हैं बांगर और नई मिट्टी को क्या बोलते हैं? खादर। नई मिट्टी को खादर और पुरानी को बांगर। आगे है समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितने मीटर है? तो समुद्र तल से कितना ऊंचा है? 53 मीटर है। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितने मीटर है? 53 मीटर है। बिहार ऐसे फीट में कहिएगा तो 173 फीट है। बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से सामान्यतः किस प्रकार की है? कैसी है? बिहार की जो भू आकृति है वो आयताकार है। कैसी है? आयताकार है। अब है कि कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु को किस प्रकार विभाजित किया गया है? कोपेन के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु को किस प्रकार विभाजन किया गया है? ये CWG। उत्तरी बिहार हो जाएगा CWG। आगे है कि बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? तो ज़्यादातर भाग जो है ना वो कछारी मिट्टी से आच्छादित है। किस प्रकार की मिट्टी से? कछारी मिट्टी से। अगला है कि बिहार के कितने प्रमंडल से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो कितने प्रमंडल से होकर के गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो 7 प्रमंडल से होकर के गंगा नदी प्रवाहित होती है। आप लोग मैप में देख लीजिएगा। अगला है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है? तो ककोलत हम लोग जानते ही हैं कि नवादा में है। ककोलत कहाँ है? नवादा में है। निम्न में से कौन सा जल कुंड राजगीर में स्थित नहीं है? तो राजगीर में कौन सा नहीं है? मखदूम कुंड है, सूर्य कुंड भी है, गोमुख कुंड भी है, पर लक्ष्मण कुंड नहीं है। तो जितना भी रामायण संबंधित है ना, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, ऋषि कुंड, ये सब मुंगेर में है। और मखदूम कुंड, सूर्य कुंड, गोमुख कुंड ये सब कहाँ है? तो राजगीर में है। लास्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिला को मक्का का घर कहा जाता है? तो मक्का का घर किसको बोलते हैं हम लोग? बेगूसराय। बेगूसराय जिला जो है हमारा ये मक्का का घर कहा जाता है। तो इस तरह से एक सेट हो गया और इसी तरह से हम छोटा छोटा वीडियो रहेगा, आप लोग को देखने में ठीक रहेगा। 10 से 12 मिनट 15 मिनट का रहेगा और इसी तरह हम सारा सेट बना करके 1 से 2 दिन में 3 दिन में अपलोड कर देंगे। आप लोग फटाफट इसको देख लीजिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।